जय हिंद। सक्सेस साइंस की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज है आपका 6 अगस्त 2025। करेंट अफेयर्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है वो सारा यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरा क्या है। ध्यान से एकदम समझना है, कॉपी पेन लेके बैठना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा 4 के प्रक्षेप की घोषणा। चंद्रमा 4 के प्रक्षेप की घोषणा के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, और इससे संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। पहले उसका टोटल डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद उससे जो भी संबंधित प्रश्न बन सकते हैं उसको यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान से एकदम समझेंगे। देखिए, इसरो इसरो आपको सबको पता होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया का अपना स्पेस एजेंसी है, ने चंद्रयान 4 मिशन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह मिशन चंद्रमा के नमूने सैंपल लाने वाला भारत का पहला मिशन होगा। इसके लिए इसरो और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका क्या नाम है, जाक्सा, ठीक है, मिलकर काम कर रही है। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जो इसरो है वो चंद्रयान 4 मिशन की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अभी तक क्या था कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया था इसरो ने, लेकिन इसरो यहाँ पे एक घोषणा लाया, उसमें चंद्रयान 4 मिशन का आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह जो मिशन है चंद्रमा के नमूने भारत का यह पहला मिशन होगा, और इसके लिए इसरो और जापान की जो स्पेस एजेंसी जाक्सा मिलकर काम कर रहे हैं। चंद्रयान 4 के लिए इसरो और जाक्सा दोनों मिल के काम कर रहे हैं। इसका हम लोग इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 4 चंद्रमा की सतह से सैंपल लाएगा। जो चंद्रयान 4 है वो चंद्रमा की सतह से क्या लाएगा, सैंपल लाएगा। वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी है, कैसा वहाँ का माहौल है, क्या वातावरण है, जीवन संभव है कि नहीं है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, मतलब सारी तमाम प्रकार के सैंपल वहाँ को इकट्ठा करेगा चंद्रयान 4। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यह मिशन 2027 तक लॉन्च होने की संभावना है। ठीक है, भारत जापान की संयुक्त परियोजना, ये जो है भारत और जापान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए, तो इसका देखिए संबंधित प्रश्न इससे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इससे प्रश्न बहुत सारा बन सकता है आपका। तो देखिए, इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस उद्देश्य के लिए है। तो आपको पता होगा जो इसरो का चंद्रयान 4 मिशन है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रमा के नमूने लाना। ठीक है, और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं आपका, वो प्रश्न बन सकता है कि जो इसरो ने चंद्रयान 4 की आधिकारिक जो घोषणा कर दी है वो किसके साथ और किस देश के साथ मिलकर वो काम कर रही है। तो जापान के साथ काम कर रही है, और जापान की जो स्पेस एजेंसी का नाम है उसका नाम है जाक्सा। और ये जो चंद्रयान 4 है वो कब तक मिशन लॉन्च होने की संभावना है, तो 2027 तक। और चंद्रयान 4 का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो आपका सैंपल इकट्ठा करना होगा। ठीक है, तो इतना सारा यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है। देखिए, हरियाणा बना पहला राज्य जिसने सभी सरकारी दफ्तरों में एआई चैट बॉट लगे किया है। ठीक है, हरियाणा जो है वो राज्य पहला बना भारत का जिसने सरकारी दफ्तरों में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट लागू किया। ठीक है, जानेंगे इसके बारे में विस्तार से। तो देखिए, हरियाणा सरकार ने सभी विभागीय वेबसाइटों पर एआई आधारित चैटबॉट शुरू किया है। यह नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं तेजी से प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो आपका यह मेन पॉइंट है। देखिए, देश का पहला राज्य जिसने 100% विभागों में एआई चैट लागू किया वो कौन सा है, तो हरियाणा आपका। ठीक है, अगला है आरटीआई शिकायत प्रमाण पत्र आदि की जानकारी देगा। ठीक है, अगला यहाँ यह जीपीटी मॉडल पर आधारित है। यह जो है जीपीटी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित प्रश्न। तो देखते हैं, देखिए, किस राज्य से ने सभी सरकारी विभागों में एआई चैट बॉट लागू किया है, तो हरियाणा, ऑप्शन सी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो नॉलेजेबल लग रहा है तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और ये जो आपका लेक्चर है वो लगभग सारे एग्जाम को कवर करता है। ठीक है ना, जैसे यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड, अन्य तमाम, हरियाणा, पंजाब, जो भी जहाँ का भी आपका सिलेबस होगा, अगर आपका वहाँ पे करंट अफेयर्स होगा तो सबके लिए लगभग न्यूज सेम होता है। ठीक ना, तो ये आप टोटल आप
किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपने करंट अफेयर पूछता है, चाहे आप रेलवे हो, यूपीएससी हो, तो आप निश्चित इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 पर देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत की 6 परियोजनाओं को दी मंजूरी। देखते हैं, विश्व बैंक ने भारत को 6 विकास परियोजना के लिए 1.2 अरब डॉलर, कितना, 1.2 अरब डॉलर, इंपॉर्टेंट है, की राशि मंजूर की है। इसने कृषि, जल प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। कुल 6 परियोजनाएं 5 राज्यों में लागू होगी। ये जो कुल 6 परियोजनाएं हैं वो 5 राज्यों में आपका लागू होगा और शिक्षा और कृषि को प्राथमिकता दी गई। हरियाणा, ये जो 6 राज्य हैं कौन कौन से हैं, देखिए, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम राज्य शामिल है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपका कहना चाह रहा है कि विश्व बैंक, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक है, वो भारत की 6 परियोजनाओं को दी मंजूरी। ठीक है, वो जो 6 परियोजना है उसमें कृषि, जल प्रबंधन और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल है। ठीक है, इसके लिए कितना पैसा मिला है, तो 1.2 अरब डॉलर की राशि मंजूर है। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एकदम ध्यान से नोटिस करते हुए सब चीज चलना है, स्किप तो एकदम नहीं करना है। और इसमें जो यहाँ पे आपका जो 6 परियोजना है ये 5 राज्यों में लागू होगी और वो 5 राज्य आपका हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड, असम राज्य शामिल है। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो आपका ऑप्शन सी 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। चलिए 4th नंबर हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर है आपका भारत। भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। ठीक है, देखिए, स्टार्टअप इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत अब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। चीन तीसरे स्थान पे है, पहला पर कौन है, ठीक है, तो पहला पर आपका अमेरिका। ठीक है, पहला पे आपका अमेरिका है, सेकंड पे अब भारत बन गया है, सेकंड पे भारत बन गया है स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम में। ठीक है, और आपका थर्ड है चाइना। ठीक है, थर्ड आपका चाइना है, पहला क्या है अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा चीन। ठीक है, चलिए इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं आपका। तो भारत में अब 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत है। 2025 में 30 यूनिकॉर्न और जोड़े गए। 2025 में कितने यूनिकॉर्न और जोड़े गए हैं, तो 30 यूनिकॉर्न और जोड़े गए हैं। उसके बाद है सबसे ज्यादा स्टार्टअप बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर और मुंबई से। जो सबसे ज्यादा भारत में स्टार्टअप है वो कहाँ से, बेंगलोर से, दिल्ली से, दिल्ली एनसीआर से, उसके बाद मुंबई से। ठीक है, चलिए संबंधित प्रश्न से देख लेते हैं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन से स्थान पर है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दूसरा स्थान पे है। पहला पे आपका स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम में अमेरिका है, दूसरा पे भारत, तीसरा पे चीन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5। क्या बोल रहा है ये, प्रधानमंत्री ने डिजिटल शिक्षा मिशन 2.0 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल शिक्षा मिशन 2.0 की शुरुआत की, समझेंगे इसको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल शिक्षा मिशन 2.0 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य हर छात्र तक डिजिटल शिक्षा सामग्री पहुंचाना है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट, सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा। सेकेंड है आपका एआई आधारित लर्निंग ऐप और पोर्टल लॉन्च। थर्ड है ग्रामीण क्षेत्रों में को प्राथमिकता दी गई है इसमें। ठीक है, जो डिजिटल शिक्षा मिशन 2.0 के तहत। ठीक है, इसे देखिए संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। तो संबंधित प्रश्न इससे जो बन सकता है, हाल ही में शुरू किया गया डिजिटल शिक्षा मिशन 2.0 का उद्देश्य क्या है,
तो ये आपका उद्देश्य है। ऑप्शन ए क्या है, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन बी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी बिजली सुधार। ऑप्शन डी खाद्य वितरण। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ाया डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं जो सबसे फर्स्ट टाइम करा रहा हूँ ना, जैसे ये आपका है ना, जैसे ये जो 5 नंबर यहाँ पे ये है, अगर ये मैं पढ़ा रहा हूँ और जो इसको अच्छा से समझ गया वो तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही मार देगा। इसलिए जो यहाँ पे मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ उसको याद करते चलना है, उसको समझते चलना है, आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर देख लेते हैं। ध्यान से समझना है बस। भारत ने 2025 की एशिया डिफेंस एक्सपो भारत ने 2025 की एशिया डिफेंस एक्सपो को की मेजबानी की। ठीक है, देखते हैं समझते हैं इसको। भारत को 2025 एशिया डिफेंस एक्सपो की मेजबानी के लिए चुना गया। यह एक्सपो लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे, भारत को 2025 एशिया डिफेंस एक्सपो की मेजबानी के लिए चुना गया। ठीक है, जो एशिया डिफेंस एक्सपो है उसका जो संबोधित करने के लिए किसे चुना गया है, तो हमारा प्यारा इंडिया को चुना गया है। ठीक है, और यह जो एक्सपो जो आयोजित होगा भारत में वो कहाँ होगा, तो लखनऊ होगा। लखनऊ कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए यहाँ पे मेन पॉइंट इसका देख लेते हैं। आयोजन स्थल इसका कहाँ है, लखनऊ का। ठीक है, आयोजन इसका लखनऊ का है। 45 देशों की रक्षा कंपनियां भाग लेंगी इसमें। जो एशिया डिफेंस एक्सपो है इसमें 45 देशों की रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। ठीक है, और इसमें मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, ध्यान रखेंगे इसको। अब इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए एशिया डिफेंस एक्सपो 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो जस्ट मैंने बताया अभी लखनऊ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 है, भारत ने UNHRC में पहला महिला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। क्या बोल रहा है, भारत ने UN, क्या बोल रहा है, भारत ने UNHRC, ठीक है, अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। थोड़ा सा चार्ज में लगा रहा था इसलिए थोड़ा माफी मांगता हूँ। चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। भारत ने UNHRC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। क्या होता है इसका, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ UNHRC, इसका होता है यूनाइटेड, इसको याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार, एक यूपी में इसका चैप्टर ये पूरा मानवाधिकार के बारे में, जो कि इसका जो एक्ट आया था 1993 को आया था। ठीक है, और सबसे पहले जो मानवाधिकार किस राजा के द्वारा किया गया था, तो इंग्लैंड के जो मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड के जो मैग्ना कार्टा थे उनके द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो काफी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, मानवाधिकार चैप्टर से ये लिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, UNHRC का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसको याद रखेंगे। ये एक्ट कब आया था भारत में, 1993 को। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। यूपी में एक इसका टोटल चैप्टर ही है। ठीक ना, तो अगर कोई भी बच्चा अगर यूपी से देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि जो UPSI और कांस्टेबल होता है उसमें मानवाधिकार एक चैप्टर ही है, ह्यूमन राइट्स करके। उसी के लिए यहाँ पे मतलब उसी के बेस पे अभी जो नए नए करेंट अफेयर्स जो उसके पे मतलब जो उस पर हुआ है काम, वो वही ये आपको बोल रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या था 7 नंबर, फिर से देख लेते हैं इसको। भारत ने UNHRC में पहला महिला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। महिला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है यही। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, भारत ने डॉक्टर निमिला राव को, यहाँ पे ये याद रखेंगे, डॉक्टर निमिला राव को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपनी पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया। ठीक है, इसको एकदम ध्यान रखेंगे। 7 नंबर इससे पक्का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ, तो इसको एकदम नहीं छोड़ना है, इसमें एक एक पार्ट्स को देख लेना है। ठीक है, मेरे अलावा भी इस पर अपने गूगल पर जाना और सर्च करना इसके बारे में, जो भी यहाँ पे अभी जो जो नए नए हाल
हाल फिलहाल में इसका आया है मानवाधिकार पर, उसको सर्च करके ही जाना एग्जाम में, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से टपकेगा, तुम देख मतलब देखते रहना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य बिंदु देख लेते इसका। पहली बार कोई महिला इस पद पर है, देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इस जो UNHRC है, इस पे पहली बार कोई महिला इस पद पर है, जो इनका नाम है डॉक्टर नीलिमा राव। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉक्टर नीलिमा राव इससे पहले जेनेवा में उप राजदूत थी। ठीक है, अगला है, यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है, बिल्कुल है। संबंधित प्रश्न इससे देख लेते हैं। तो संबंधित प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी? तो ये आपका कौन बना? नीलिमा राव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर है, रिलायंस ने लॉन्च किया जियो लैपटॉप सिर्फ 15,000 में। तो इसका विस्तार देखेंगे। रिलायंस जियो ने अपना नया जियो बुक का क्या नाम है? जियो बुक 2। ठीक है, जियो बुक 2 लैपटॉप लॉन्च किया है। इसकी कीमत 15,000 रखी गई और यह छात्रों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए ARM बेस्ट प्रोसेसर, इसमें जो जियो बुक 2 लैपटॉप लॉन्च किया है उसमें क्या होगा? ARM बेस्ट प्रोसेसर। उसके बाद जियोस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे आप अगर एंड्रॉइड फ़ोन यूज करेंगे तो उसमें कौन सा होता है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और अगर एप्पल का फ़ोन यूज करते होंगे तो उसमें iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टैबलेट यूज कर रहे होंगे तो लॉक्स का ऐसे करके कुछ होता है, ठीक ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये जो जियो 2 है उसमें जो लैपटॉप है उसमें आपका जियो एस ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जियो का खुद का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और ये जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षा के लिए उपयुक्त होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न आपका जो बन सकता है, हाल ही में किस कंपनी ने 15,000 का एक नया जियो लैपटॉप लॉन्च किया? तो सबको पता होगा, अभी मैंने जस्ट बताया, रिलायंस जियो। ठीक है, चलिए देखो मेरी कोशिश यही रहती है कि इससे जो भी प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। वीडियो मेरा लंबा जाएगा, दिक्कत नहीं है, बट एक टॉपिक को एकदम मतलब अच्छा से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए 9th नंबर आपका देख लेते हैं। क्या आपका 9th क्या बोल रहा है टॉपिक? नीरज चोपड़ा ने पेरिस चैंपियनशिप में फिर गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा भारत के बहुत माने जाने हो चुके हैं अब, ठीक है, जो कि भाला फेंकते हैं। तो उन्होंने, नीरज चोपड़ा ने पेरिस चैंपियनशिप में फिर से गोल्ड जीता है, ठीक है, 2025 में। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने पेरिस ग्रैंड एथलेटिक्स 2025 में भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने 90.08 मीटर दूर भाला फेंका, ये इंपॉर्टेंट है इसका, 90.08 मीटर दूर भाला फेंका है। ठीक है, चलिए इसका मेन पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो नीरज का अब तक का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ठीक है, भारत के लिए गौरव का क्षण, बिल्कुल एकदम भारत के लिए गौरव का क्षण है। अगला है आपका 2025 ओलंपिक की तैयारी में मदद, ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, चलिए संबंधित प्रश्न इसमें देख लेते हैं हम लोग। तो संबंधित प्रश्न इसमें, नीरज चोपड़ा ने पेरिस 2025 प्रतियोगिता में कितनी दूरी पर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता? और ये जो भाला फेंके थे उसमें कौन सा पदक मिला इनको? तो स्वर्ण पदक मिला, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपका 90.08 मीटर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 10 का। तो आपका क्वेश्चन 10 टॉपिक क्या बोल रहा है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त की तैयारी। जो विश्व आदिवासी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसकी तैयारी चल रही है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। देखिए भारत सरकार ने 9 अगस्त को होने वाले विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड ट्राइबल डे के लिए विशेष सप्ताह मनाने की घोषणा की। इस वर्ष की थीम, जो इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है? जनजातीय सशक्तिकरण और समावेश रखी गई है। ये थीम याद रखेंगे, जनजातीय सशक्तिकरण और समावेश। और ये विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे और इसका थीम याद रखेंगे। चलिए इसका मेन पॉइंट देख लेते हैं। 3 से 9 अगस्त तक जनजातीय गौरव सप्ताह। अगला है आपका इसमें वनवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल। और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों पर फोकस, ये भी सही है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं हम लोग।
विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिए। तो बेशक आज का ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा, ठीक ना। जो भी त्रुटि आप लोग को नजर आती होगी तो आप बिल्कुल यहाँ पे बताएंगे, और आप लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को एकदम नहीं छोड़ेंगे, इसके बारे में एकदम जाइएगा आप लोग यूट्यूब पे लिखिएगा या फिर गूगल पर मानवाधिकार या फिर इंग्लिश में ह्यूमन राइट्स करके, ह्यूमन राइट्स इसको यहाँ पे लिखना है, और इसके बारे में अभी का जो भी हाल फिलहाल न्यूज है उसको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं इस चीज़ को फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए, तो आज का ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा आई होप। चलिए, तो आज का यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।